नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दबंग सरकार और मैं हूं आपका भावी प्रधानमंत्री। और मेरे चैनल का नाम है दबंग सरकार बाई बर्थ पॉलिटिशियन। और मैं आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है 6 साल में मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड। मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड रहा है 6 साल के अंदर, मोदी जी ने क्या काम किया, क्या काम कह के वो आए थे, क्या उन्होंने नहीं किया, क्या क्या उनके ऊपर आरोप लग रहे और क्या इस सरकार ने किया, जो भी है लेखा जोखा पूरा मैं आपके सामने लाया हूँ। और सबसे पहले बता दूं कि आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी चाहूँगा कि आपका ऐसे ही प्यार मिलते रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और साथ ही इसको फैला दें, वायरल कर दें बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है 6 साल में मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड। तो ये जो मैंने आंकड़े हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है। ये पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता दूं। और इस लिस्ट के अंदर मैंने इसमें पूरा का पूरा लेखा जोखा जो मैंने मोदी जी गवर्नमेंट का बनाया है कि उस मोदी गवर्नमेंट ने 6 साल में क्या किया है, तो ये मैंने सारे के सारे तथ्य इंटरनेट से लिए हैं। और इस पे इंटरनेट पे जब गूगल पे पूरी दुनिया को जब दिखा रहे हैं तो मैं भी दिखा रहा हूँ, तो कोई गलत बात नहीं है। मैं तो केवल सच बता रहा हूँ। और गूगल पे आप जब गूगल सर्च पे जब आप कीवर्ड्स लिखेंगे तो ये सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको तथ्य, ये गूगल से लिए गए हैं। और साथ ही ये कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं दिखाएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट कार्ड ऑफ मोदी जी, ठीक है। तो मोदी जी जो जब इस गवर्नमेंट में बनने से पहले मोदी जी के जो वादे थे, या इस गवर्नमेंट में बनने के बाद जो मोदी जी ने वादे किए शुरू में 2014 में जब वो चुनाव लड़के आए थे और प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी ने क्या क्या काम के वादे किए थे वो सुन लेते हैं। पहले उन्होंने बोला कि जीएसटी का मुद्दा उन्होंने लिया कि जीएसटी लगाएंगे, तो जीएसटी तो उन्होंने लगा दिया। तो जीएसटी लगा दिया। मैं पहले एक बार बता दूं आपको पहले कि क्या क्या काम उन्होंने बोले थे, फिर मैं एक बार उसके ऊपर फिर बोलूँगा। तो जीएसटी उन्होंने बोला था, फिर उन्होंने बोला इकोनॉमी बूस्ट करके बोला उन्होंने, इकोनॉमी बूस्ट, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, ठीक है जी। फिर उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड करके बोला कुछ, ठीक है। फिर उन्होंने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक बोला, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट करके उन्होंने एक बोला था कि इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर बोला था कि काम करेंगे। फिर उन्होंने फार्म क्राइसिस के ऊपर बोला था कि हम काम करेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने बोला था काम करेंगे, और डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करेंगे, बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे, पेट्रोल प्राइस के ऊपर काम करेंगे, जीडीपी, जॉब्स, इन्फ्लेशन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो जीडीपी, जॉब्स एंड इन्फ्लेशन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर इन्होंने प्रोग्राम क्या क्या चलाए, इन्होंने प्रोग्राम देखिए क्या क्या चलाए। स्वच्छ भारत का चलाया, JAM एंड DBT चलाया। उसके बाद मेक इन इंडिया का एक प्रोग्राम चलाया, उज्ज्वला योजना चलाई, आयुष्मान भारत चलाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मॉडर्न क्या बताया था, मुद्रा लोन, हाँ मुद्रा लोन करके बताया, ठीक है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने बोला कुछ काम करेंगे, कश्मीर पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे, CBI RBI के ऊपर काम करेंगे, और 3 तलाक खत्म और राम मंदिर का मुद्दा भी इन्होंने अपने एजेंडे में रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने मैंने काम बताए हैं, ये टोटल काम है कम से कम 11 और 10 21 काम हो गए लगभग। तो 21 काम का लेखा जोखा मैं बता दूं। सबसे पहले अगर चलता हूं मैं जीएसटी से। जीएसटी तो आपको पता है, जीएसटी की सबसे बड़ी कमी सुन लो, आज मैं बता दे रहा हूँ, कोई न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। जीएसटी पहली बात तो इस आम इंसान पे, गरीब इंसान पे क्यों लगाया जा रहा है भाई? उसकी तनख्वाह कोई इतनी ज़्यादा है क्या जो आपने जीएसटी लगा दिया? भाई आप जो जीएसटी लगा रहे हो, जीएसटी लगाने का मतलब क्या है? आप जीएसटी लगाओ बिजनेसमैन पे जो इतना कमा रहे हैं, आप हमारे ऊपर लगा रहे हो जीएसटी। आप कहोगे जी हम तुम्हारे ऊपर कैसे लगा रहे हैं? भाई तुम आम जनता के ऊपर ही तो लगा रहे हो जीएसटी। मान लो मैं किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गया, तो तुम जो बिल आता है उसका लास्ट में, तो बिल में जीएसटी लगा होता है, तो वो तो मुझसे ले रहा है ना, आम इंसान से तो ले रहा है पैसे। तो जीएसटी के पैसे तो आम इंसान भर रहा है ना, वो बिजनेसमैन कहाँ भर रहा है? बिजनेसमैन तो मुझसे ले रहा है जीएसटी के पैसे। तो तुमने लगाया, अगर बिजनेसमैन के ऊपर भी है जीएसटी, तो ले तो मुझसे ही रहा है, तो इनडायरेक्टली तो मुझसे ही ले लिया। तो तुम मेरी सरकार के प्रधानमंत्री हो, मैंने तुम्हें जिताया होगा, मैंने कभी वोट दिया होगा इस सरकार, इस जनता ने तुम्हें, तो तुम इस जनता के लिए कर क्या रहे हो? तुम तो जीएसटी, एक आम इंसान में जिसकी इनकम कुछ भी नहीं है, आप उसके ऊपर जीएसटी लगा रहे हो। तो जीएसटी तो आपने कर दिया फेल, बिल्कुल फेल कर दिया आपने। कोई जीएसटी का मतलब नहीं है ये टैक्स लगा के आपने, बल्कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है पूरे इंडिया की इकोनॉमी की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 18% जीएसटी ले रहा है। कभी कोई कनेक्शन लगवा रहे हैं हम, अगर DTH का, या हम कोई केबल का कनेक्शन लगवा रहे हैं, या हम कोई भी रिचार्ज करा रहे हैं, या हम कोई भी DTH का रिचार्ज मैं बोल रहा हूँ, और या फिर हम कोई भी मान लीजिए हम कहीं पे भी कोई भी बिल वाला काम अगर आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ हर जगह जीएसटी लग रहा है। यानी आम इंसान से ही लिया जा रहा है, बिजनेसमैन कोई पे नहीं कर रहा, वो तो बिल में जोड़ देता है आपके। मॉल में जाओगे सामान लेने तो
वो 18% जीएसटी जोड़ देता है। मॉल के सामान में लिस्ट में लास्ट में जीएसटी आता है, मान लो 3-4 हज़ार का सामान लिया, जीएसटी 18% लग के पता लगा 800-900 रुपये, तो भाई जीएसटी का ही भर के आ रहे हैं। अभी क्या पागल वागल बना रहे हो क्या तुम? जीएसटी का मुद्दा फेल हो गया आपका, मोदी जी यहाँ आप फेल हो गए। दूसरा, उसके बाद इकोनॉमी तो बूस्ट हुई नहीं। जब भैया आम आदमी मर रहा है तो इकोनॉमी क्या बूस्ट है? और आपको भी पता है अब तो मंदी का इतना दौर आ गया है कि अब तो आपकी मंदी बिल्कुल ही नीचे, अब इस समय इकोनॉमी डाउन है यार। पहले भी डाउन थी, अब तो आपने और कर दी। खैर महामारी ने कर दी या कैसे कर दी, महामारी से पहले भी आपने कौन सी चरम सीमा पे पहुंचा दी थी, तो आपने तो इकोनॉमी बूस्ट तो हुई नहीं। दूसरा मुद्दा भी फेल हो गया। तीसरा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये पता नहीं आपने क्या है, ये तो आधी जनता को पता ही नहीं, हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। ये तो मैंने गूगल पे सर्च मार लिया तो मुझे ये कुछ चीज़ें मिली भी हैं। ये मुद्दे तो आपने आज तक नहीं उठाए ना, इसके बारे में कुछ पता है जनता को, किसी को नहीं पता, मेरे पड़ोसी को नहीं पता, आधे हिंदुस्तान को नहीं पता। उसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट करके आपने बोला, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ये भी नहीं पता भैया हमें। ये फ्यूजिटिव आपको तो खैर पता ही नहीं होगा इसका मीनिंग, पता नहीं ये कैसे आपकी सरकार के कौन से मंत्री ने ये डाल रखा है ये काम एजेंडे में जब आप आए थे सरकार में। तो ये आप पहले पता करो अपने मंत्रियों से फ्यूजिटिव क्या है, इसका भी किसी दिन आके न्यूज़ चैनल पे बताओ आप, ठीक है। फिर आपने डिमोनेटाइजेशन, चलो डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी, ये तो इसमें आपने गरीबों को इतना परेशान किया कि बेचारे ये तो कभी जिंदगी में कोई मर भी जाएगा ना तब तक नहीं भूलेगा, मरने के बाद भी क्या पता ना भूले, क्योंकि कई लोग नोटबंदी में मारे गए क्योंकि बेचारों ने पैसे इकट्ठे किए थे, उसका आपने सब छीन लिया, ठीक है। फिर डिमोनेटाइजेशन भी फेल कर दिया आपने, रात के 2-2 बजे ठंड में लोग लाइन में लगवा दिया आपने, बूढ़ी माताएं बहनें सब, औरतें जवान बूढ़े बच्चे सब लगे पड़े हैं लाइन में, और एटीएम खाली हैं, एटीएम खराब पड़े हैं, पैसे है नहीं, और आपने भी पैसे डलवाए नहीं, नोट की मशीनें खराब पड़ी हैं, तो कुछ नहीं हुआ। ऊपर से फिर आपकी डिमोनेटाइजेशन और भी ज़्यादा फेल कब हो गया, जब आतंकवाद अभी भी देखो आपको पता है पुलवामा में हमला अभी भी हो रहे हैं, तो हमले तो अभी भी हो रहे हैं, तो आतंकवाद तो रुका नहीं। पहली बात तो आतंकवाद नहीं रुका तो फिर डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया। दूसरा, नकली नोट अभी भी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया। तो डिमोनेटाइजेशन तो हर तरीके से फेल ही हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, जीएसटी की वजह से आम इंसान मर रहा है, तो आप अभी तक फेल ही चल रहे हो मेरे रिपोर्ट कार्ड में। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा, आप सुनते रहो जनता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। उसके बाद फार्म क्राइसिस देखो आज भी मैं न्यूज़ में सुनता हूँ कि कई प्रदेशों के ऐसे न्यूज़ आते हैं कि भाई फार्मर्स मर रहे हैं, भाई उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, या उनको खेती के हिसाब से जो कर रहे हैं फसल उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो ये सब क्राइसिस आज भी सुनने को मिल जाता है। तो तुमने किया क्या भाई? तुम पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, 29 स्टेट्स के प्रधानमंत्री हो, आप कर क्या रहे हो ये मुझे बता दो आप। उसके बाद फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भैया आपका कोई मतलब नहीं बनता, ये तो बिल्डर बनाते हैं पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करते हैं, बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, या ये जितने भी मानेसर गुड़गांव और नोएडा में बिल्डिंगें बन रही हैं इन बिल्डर करते हैं, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, ये तुमने फालतू में एजेंडा जोड़ रखा है। भाई तुमने अपनी बिल्डिंग बना ली बीजेपी की, बहुत बड़ी बिल्डिंग तुमने ITO के उधर बना रखी है, वो मुझे मालूम है, लाल कलर की भी इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि उसमें आधा भारत आ जाएगा आपका, तो वो आपने बहुत बढ़िया बना दी, शायद उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में आप गिन रहे हो मेरे ख्याल से, वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट, ये मुझे नहीं पता भैया इसका क्या मीनिंग है, इसका भैया खुल के बताओ एक दिन न्यूज़ चैनल पे आके। उसके बाद बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये भी भाई खुल के बताओ एक दिन न्यूज़ चैनल पे आके। फिर आपने पेट्रोल प्राइस, हाँ तो पेट्रोल प्राइस अब तो आपको पता ही है। अब आप कहोगे कि केजरीवाल ने बढ़ा दिए पैसे, भैया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, देश के प्रधानमंत्री तुम हो, यानी इस स्कूल के प्रिंसिपल तुम हो, तो पहला सवाल तुम पे ही दागा जाएगा, वाइस प्रिंसिपल से नहीं दागा जाएगा। तो पहला सवाल यही था तुमसे कि भाई बैंक, ये जो तुमने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिया, पेट्रोल के प्राइस और जो डीजल के प्राइस बढ़ गए, तो एक छोटी सी बात मुझे आज तक जनता बता दे, चलो मैं जनता से भी पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ, भाई ये बताओ पेट्रोल के और डीजल के प्राइस है जो 1 रुपया बढ़ता है 1 रुपया घटता है, तो तुम कैसे बढ़ा चढ़ा के बताते हो यार 1 रुपया घट गया 1 रुपया बढ़ गया। भाई एक बात बताओ यार, 1 रुपये से मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, 1 रुपया नहीं, कम से 15 रुपये बढ़ रहे हो, 20 रुपये बढ़ रहे हो, 500 रुपये बढ़ रहे हो, 1000 रुपये कम हो रहे हो, तब तो मैं समझूँ हाँ कुछ कम हुआ ज़्यादा हुआ। 64 रुपये था 65 रुपये हो गया, न्यूज़ आ जाएगी भाई महंगा हो गया। 65 रुपये था 64 रुपये हो जाए तो भाई सस्ता हो गया। अबे 1 रुपये में जनता को क्या फर्क पड़ रहा है यार, 1 रुपये मान लो कहाँ मैं 200 रुपये का पेट्रोल पहले पड़वा रहा था, 200 रुपये का पड़वा रहा हूँ, तो वो कुछ लीटर में ही तो कम हो जाएगा, जो लीटर लिखे हुए आते हैं वहाँ पे 3 लीटर पेट्रोल आपके में डला तो वो कम हो जाएंगे, चलो थोड़े से। मेरे 2 रुपये से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा ना, मुझे ये समझाओ कि महंगा हो गया सस्ता हो गया, पागल मत बनाओ जनता को 1 रुपये महंगा हो गया 1 रुपये। अभी 1 रुपये से जनता का कुछ नहीं होता भाई, या तो पूरा फ्री कर दे या ढंग से पैसा बढ़ा दे एक बारी में। और दूसरी बात, तुम तो गए थे पेट्रोल प्राइस का मुद्दा लेके आए थे, तुम तो पेट्रोल प्राइस तो भैया बढ़ गए हैं, अब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अब तुम क्या कर रहे हो उसके लिए, वो भी फेल कर दिया तुमने मुद्दा। उसके बाद GDP, जॉब्स और इन्फ्लेशन, उसके ऊपर इन्फ्लेशन
और जीडीपी और जॉब्स, जीडीपी और जॉब्स, जीडीपी और जॉब्स तो इकट्ठे भाई जुड़े हुए हैं, ठीक है। जॉब्स दोगे तो जीडीपी बढ़ेगी, जॉब नहीं दोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और जॉब्स मैंने आपको पहले बता दी, जॉब्स तो आपने भाई दी नहीं है, कोई भी आपने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, ना कोई वेबसाइट बनाई, ना कोई संस्था बनाई जहाँ पे आप सरकारी नौकरी निकाल रहे हो। और आज मैं एक पोल और खोल देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो जनता को ये शायद नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ घर में मंगाते हो आप लोग, या जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, चाहे नवार टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जो बीच में वो ब्लैक कलर की निकलती है ना, वो कट होती हैं, दूसरे या तीसरे पेज पे नवार टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज पे निकलती है, वो छोटी छोटी टेंडर वेंडर के उधर, समझ में आई। तो वो जो निकलती है ना, उसमें भी पता है क्या कितनी पागलपंती है। उसमें अगर मान लो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो पता है क्या कहते हैं कि आप पहले से किसी जॉब में कार्यरत हो, आप इस पे ग्रेड पे हो, तब आप इसमें आ सकते हैं, 5 साल आपने इस। अरे भैया, जो पहले से किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, अच्छी पोस्ट पे, वो तुम्हारे यहाँ आएगा। और दूसरी बात, तुम एम्प्लॉयमेंट क्या दे रहे हो, तुम तो उसकी भर्ती करा रहे हो, बल्कि तुम गरीब इंसान जो बेचारा ग्रेजुएट घर पे बैठा है, तुम उसकी भर्ती कहाँ करा रहे हो, तुम तो उसको आने ही नहीं दे रहे। तुमने तो कंडीशन ही ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में डाल दी है अपनी कि गरीब आदमी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो समझ में आ रही है। और हकीकत बता दूं, आज की डेट में एक पीएचडी होल्डर कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्टोर कीपर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। इतनी बुरी हालत है, मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। और जितने भी इंजीनियर डॉक्टर निकल रहे हैं, उन वो मारे फिर रहे हैं, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार में रोटेशनल शिफ्ट में गुड़गांव नोएडा में काम कर रहे हैं, अपनी आंखें फोड़ रहे हैं रात को। तो आप कुछ नहीं कर रहे जनता के नौकरी के लिए, समझ में आई ना। नौकरी दोगे तब जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी के ऊपर तो बोल रही क्या है, जीडीपी तो आपने पूरी गिरा रखी है। तो समझ में आ गई, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरा गिरा रखा आपने। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम आपने चलाया स्वच्छ भारत। भाई स्वच्छ तो भारत बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अभी मैं है ना अलीगढ़, अगर अलीगढ़ की ट्रेन पकड़ता हूँ यहाँ से, या आगरा की ट्रेन पकड़ता हूँ, तो अभी बस नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली से आप निकलो, और निकलते ही जैसे गाजियाबाद आ रहा होगा ना भाई, इतने कूड़ा पड़ा है, इतना कूड़ा पड़ा है। अब पता नहीं भाई वो योगी सरकार के अंडर में आता है, या आपके अंडर में आता है, या पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये तो आप ही बताएंगे। मैं तो बता रहा हूँ कूड़ा पड़ा है बहुत गंदा, नाले में कूड़ा सड़ रहा है, नाले कहीं जाम पड़े हैं। तो स्वच्छ भारत पता नहीं भाई कौन सा भारत स्वच्छ हो रहा है, मुझे तो आप बताएं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है जेएएम और डीबीटी। जेएएम डीबीटी भैया एक दिन न्यूज़ चैनल पे आके बताओ ये क्या था मुद्दा, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा नहीं भाई। उसके बाद मेक इन इंडिया भी, मेक तो आपने इंडिया किया ही नहीं। ये तो जब इतने सारे मुद्दे मैंने उठा दिए तो मेक इन इंडिया कहाँ रहा है, ये तो डिस्ट्रॉय इन इंडिया हो गया, समझ में आ गई ना। उसके बाद उज्ज्वला योजना आपने चलाई। उज्ज्वला योजना क्यों चलाई भाई? उज्ज्वला योजना में आज तक मेरे को तो कोई ऐसा बंदा दिखा नहीं कि जो मेरे को बता रहा हो उज्ज्वला योजना से उसको फायदा हो रहा हो। चलो मैं कह रहा हूँ हो भी रहा है, तो भैया सबसे पहले विनती आपसे है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो आप 50 करोड़ लोगों की एक लिस्ट जारी करें जिसमें आप ये दिखाएं कि उज्ज्वला योजना से उन लोगों को फायदा हुआ है। और मैं एक एक घर जाके चेक कर लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। सबके एड्रेस भाई सही लिखना या फोन नंबर सही लिखना, मैं फोन पे भी पूछ लूंगा। उसके बाद अब बात करते हैं आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो योजना आपने चलाई, इसका पूरा ब्यौरा दे दें भाई। इसमें भी एक मुझे लग रहा है इसमें भी कोई काम बढ़िया नहीं हुआ। उसके बाद मुद्रा लोन में पता नहीं भाई, लोन लेने जाते हैं तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जनता को बता रहा हूँ, ये मोदी जी आपको तो मैं बाद में बोलूंगा भाई। लोन लेने जाओगे मुद्रा लोन में भाई, पहले तो ये मांगते हैं गारंटर, बैंक वाले कहते हैं गारंटर लाओ, गारंटर मिलता नहीं है तो लोन आपको मिलता नहीं है। दूसरा 80-90% ये आपके प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट लेके जाओगे ना, कहोगे भैया मेरे को ये लोन दे दे, मेरे को ये प्रोजेक्ट, मेरे को स्कूल डालना है, मेरे को लैब डालनी है, मेरे को शॉप डालनी है, मेरे को कुछ जिम खोलना है, भाई ये रिजेक्ट कर देते हैं तुरंत। कहते हैं भाई हम नहीं दे पाएंगे तुम्हें लोन, ये तुम्हारा बेकार प्रोजेक्ट है। तो आधे से ज़्यादा तो ये रिजेक्ट कर देते हैं। आधे से ज़्यादा लोन इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि गारंटर नहीं मिलता। तो भैया ये मुद्रा लोन भी आपका ये काम भी विफल हो गया मोदी जी। अब आती है बात नेशनल सिक्योरिटी तो भैया देखो, अभी पुलवामा में अभी हमला रोका है, और एक पुलवामा में अभी हुआ था अटैक, और आए दिन तो यार वो कारगिल में यार वो पता नहीं उधर वो जो हिमालय पे चलती रहती है फायरिंग वगैरह। तो नेशनल सिक्योरिटी पे तो आपको मैं क्या बोलूँ यार, अब तो आप समझदार ही हुए ना यार। फिर उसके बाद फिर आपने कश्मीर पॉलिसी, अब आपने 370 आर्टिकल हटा दिया। चलो भाई ये देखो आर्टिकल हटाया, इस पर मेरी सेहत पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा भाई, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल मैप में जब मैं बचपन में पढ़ता था, पॉलिटिकल और जो मैप आता था उसमें मैं देख लेता था, उसमें मैं जहाँ पे कोल वहाँ पे आता था हमारे कि कोल कहाँ पर है वो डॉट लगाओ, कहाँ पे पेट्रोल है वो डॉट लगाओ, ऐसे डॉट लगा के हम आ जाते थे बस। हमारे को इतने नक्शे, और नक्शे में हमारे को बस इतना पता है कश्मीर हमारा है। अब कश्मीर पे जो तुम कह रहे हो 370 हटा दी भाई, वो जिन लोगों को फायदा मिला होगा उनको फायदा मिला होगा। उसकी मैंने अभी तक एक वीडियो भी नहीं देखी कि कोई 10-15 लोग 1000 लोग आए हो वीडियो में कि हाँ भाई हमको ये फायदा हुआ है। पता नहीं वो क्या कराया तुमने क्या नहीं कराया। ना तो मुझे कभी कश्मीर जाना है, और जाना भी होगा तो मैं टूरिस्ट बन के घूम के आ जाऊंगा, मैं उसका श्रीनगर वगैरह घूम के आ जाऊंगा, कश्मीर घूम के आ जाऊंगा। कोई मतलब नहीं है यार कि तुमने 370 के हटा के क्या कौन सा तीर मारा भाई, मुझे नहीं पता।
फिर उसके बाद आपने एक काम बताया आरबीआई और सीबीआई। आरबीआई और सीबीआई के ऊपर पता नहीं, आप एक बार न्यूज़ चैनल पे आके बताओ भाई मोदी जी क्या किया आपने। उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा और राम मंदिर। तो राम मंदिर की तो आपने, चलो राम मंदिर तो आप मुद्दा जीत ही गए। तो राम मंदिर अब आपकी खुदाई भी शुरू हो गई, काम भी शुरू हो रहा है, चलो अच्छी बात है। राम मंदिर बन जाएगा तो भी ठीक है, नहीं बन जाएगा तो भी ठीक है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो हर्षवर्धन जी? तो भैया हर्षवर्धन जी इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आपने पटेल जी की इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी और देश गरीब हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा ना। तो ऐसी राम मंदिर भी बन जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं हालांकि बहुत धार्मिक इंसान हूँ, धर्म को बहुत मानता हूँ, और राम जी और ये अपने हमारे जो जितने भी भगवान है सबको मानता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, बनवाना अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ये तो देख लो कि देश की इकोनॉमी डाउन जा रही है, अब इसमें इतना करोड़ों रुपया लगवा रहे हो भाई, पहले देश तो सुधार लो। रोडें टूटी पड़ी हैं, रेड लाइट खराब पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट चल नहीं रही, इतना करप्शन हो रहा है, गरीब आदमी मरा जा रहा है, मिडिल क्लास वाला लो हो गया है, लो वाला मर गया है, हाई क्लास वाला मिडिल क्लास में आ गया है। तो भैया पहले इकोनॉमी तो बूस्ट करो, तब तो ये पैसा मंदिर वंदिर पे लगाओ। राम जी का मंदिर, राम जी ये थोड़ा कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे पीछे दुनिया को बर्बाद कर दो, समझ में आ गई? तो राम जी यही तो कह रहे हैं राम राज लाओ। तो राम राज लाने के लिए पहले आपको सच बोलना पड़ेगा मोदी जी, समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, अब ज्यादा बहस नहीं करेंगे। उसके बाद 3 तलाक तुमने खत्म करा दिया। भैया ये मुस्लिमों को फायदा हुआ है, 3 तलाक हमारे में तो है ही नहीं। हमारे में तो 3 तलाक क्या, 3 शादी भी नहीं है। हालांकि दशरथ जी की 3 रानियां थी और कई राजाओं की 3 रानियां थी, महाभारत भी हमने देखा, कई राजाओं की 3 रानियां थी। हम तो जी एक रानी रखते हैं जो हमारे को अधिकार मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे तो 3 तलाक का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको फायदा मिला भाई अच्छी बात है। फिर उसके बाद अब ये सब था आपका जो रिपोर्ट कार्ड था मोदी जी का, अब तक जो इन्होंने काम बताए थे वो मैंने बताया, उस पर कमियां बताई हैं। अब आते हैं इनके स्कैम क्या थे। इनके स्कैम की जो रिपोर्ट इस समय गूगल पे जो मौजूद है, स्कैम इन पे पहले राफेल डील का एक स्कैम लगा हुआ है भैया, उसके ऊपर कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है। दूसरा, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया और ललित मोदी का भाग गया, ये सब ने घपले किए हैं। 9,000 करोड़ रुपए का घपला विजय माल्या का, वो विदेश में ही पड़ा है। तो भैया ये तीनों आदमी आप पकड़ क्यों नहीं पा रहे? 6 साल हो गए यार गवर्नमेंट, ये आपको आम इंसान पूछना चाहता है भाई, 6 साल हो गए मोदी जी, आप ये बताएं विजय माल्या को नहीं पकड़ पाए आप हैं, और उसके बाद आप नीरव मोदी को नहीं पकड़ पाए, आप ललित मोदी को नहीं पकड़ पाए, और अब तो आपके लिए एक मुसीबत और आ गई है, मोहम्मद साद को भी नहीं पकड़ पाए आप। तो आप क्या पकड़ पा रहे हो? आप दुनिया को बस गरीब लोगों को मारने पे लगे हुए हो क्या यार? आप महंगाई बढ़ाने पे लगे हुए हो क्या? आपको इसलिए लाए थे क्या? तो आप कर क्या रहे हो? आप तो इन तीनों को भी नहीं पकड़ पा रहे। तो भाई इन्हें तो पकड़ लो, दुनिया का कुछ तो विश्वास जीत लो, देश का कुछ तो विश्वास जीत लो, विश्वासघात तो मत करो। ये स्कैम लगे हुए मोदी गवर्नमेंट पे। अब आरोप क्या क्या, और आरोप, ये तो स्कैम थे, इन स्कैम में फंसे हुए हैं मोदी जी या मोदी गवर्नमेंट। अब इनके ऊपर आरोप क्या क्या है भाई? इन्होंने बोला था कि सोशली अगर जो आरोप देखे जाए, काउ टेररिज्म बोला था भैया, काउ टेररिज्म के ऊपर ये कुछ काम करेंगे। तो काउ टेररिज्म के ऊपर तुम कौन सा काम कर रहे हो भाई? गाय तो आज भी कट रही है यूपी के अंदर। मैं मानता हूँ योगी जी ने 70-80% कसाई खाने बंद करा दिए होंगे भाई, लेकिन गाय आज भी कट रही है, विदेशों में गाय का मांस जा रहा है, और वहाँ से ये जो निर्यात हो रहा है उसके बाद इनका मोटा पैसा आता है गाय के मांस से, वहाँ विदेशों से, तो वो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट उससे कमा रही है। तो भाई तुम खुल के नहीं बता रहे, अभी भी कसाई खाने कहीं चल रहे हैं। इतने सारे वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब पे आते हैं, गाय कट रही है, तो भाई आप रोकथाम कहाँ कर रहे हो? और गायों को तो सारे आप दिल्ली विल्ली में भी ऐसे ही मार देते हैं, तो आप तो क्या रोकथाम? भैया मेरे को नहीं पता, इसका पूरा एक ब्यौरा दो आप एक दिन लाइव आके मोदी जी, ठीक है। उसके बाद अर्बन नक्सलवाद पे तो भैया मैं कुछ बोलूंगा नहीं। नक्सलवाद तो भैया आए दिन खबर सुनता हूँ, नक्सलवाद ने अटैक कर दिया, इतने जवान मारे गए। भैया इस बात पे मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं, आपको सब पता सच्चाई इसकी, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ अभी। उसके बाद आपने 3 तलाक राम मंदिर, चलो हो गया। उसके बाद अब आरोप